हेलो। हाँ आ गई। ठीक है, अभी तक आवाज नहीं जा रही थी, अब आवाज जा रही होगी। चलिए, जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने कहा गुडविल से रिलेटेड, आज सारी बातचीत गुडविल से रिलेटेड होगी कि पार्टनरशिप में गुडविल का क्या इंपॉर्टेंस है। और गुडविल का कल जो हमने मतलब देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल या गुडविल टर्म क्यों आया, तो गुडविल का मतलब बेसिकली होता है रेपुटेशन, मॉनेटरी रेपुटेशन ऑफ द फर्म। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो मॉनेटरी रेपुटेशन होती है उसको गुडविल कहा जाता है। या अगर और टेक्निकली हम समझना चाहें गुडविल का क्या मतलब होता है इन कंटेक्स्ट टू बिजनेस, बिजनेस के बारे में अगर बिजनेस के हिसाब से सोचा जाए कि गुडविल का क्या मतलब होता है, तो कस्टमर बेस क्रिएटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गुडविल कहते हैं। किसी बिजनेस के पास जितने उसके रिटेन्ड कस्टमर हैं, कस्टमर बेस हैं, उसको क्या कहते हैं, गुडविल के तौर पे ले सकते हैं। अगर कस्टमर हमारे पास रिटेन है, इसका मतलब वो फ्यूचर में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करेंगे और हमको प्रॉफिट देंगे, तो गुडविल को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। क्या कह सकते हैं, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। अच्छा, पीजीटी कॉमर्स, यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स का बैच शुरू कर दें? ठीक है, बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस बैच जो है टीजीटी पीजीटी का जल्दी ही जो स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए सारी बातें हम लोग समझते हैं। पहले यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एस्पिरेंट टीजीटी पीजीटी का है तो इस क्लास को भी ज्वाइन करके उसका बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, अनु और राखी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज गुडविल के बारे में हमने कहा गुडविल का सीधा सीधा कनेक्शन किससे है, कस्टमर बेस क्रिएटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी बिजनेस के पास कितना कस्टमर बेस है। दूसरी अगर हम बात करें गुडविल का और क्या मतलब होता है, तो हमने कहा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास उसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी जितनी रहेगी उतनी ज्यादा उसकी गुडविल मानी जाती है। और अगर हम बात करें किसी बिजनेस के पास बहुत सारे लोग आके इकट्ठा बैठ रहे हैं, सपोज करिए एक क्या है, एक रेस्टोरेंट है या एक कैफे है जहां पे बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं लेकिन उसके गुड्स एंड सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या भीड़ देख के हम गुडविल तय करेंगे कि गुडविल उसकी अच्छी है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। गुडविल का सीधा सीधा मतलब कनेक्शन किससे है, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी से या कस्टमर बेस क्रिएटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। आइए हम लोग आज बात करते हैं इसके बारे में, गुडविल की इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप में। हमने कहा अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, जहां पे बिजनेस कैरी किया जाता है और प्रॉफिट अर्न किया जाता है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद पार्टनर्स प्रॉफिट को आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स मन में आए यहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा सिंगल डाउट नहीं होगा जो अनसॉल्व रह जाए, और एकदम क्लियर क्रिस्टल की तरह आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। बस क्लास को आप पूरी तरीके से मन से आप यहाँ पे देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज गुडविल के बारे में। हमने कहा पार्टनरशिप में जब भी हम लोग गुडविल की बात करते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि जब कभी भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात हो रही, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में जो पार्टनर्स ने पहले से मेहनत किया, जो पार्टनर्स ने पहले मेहनत किया या पहले एफर्ट्स करके बिजनेस को किसी अच्छी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया है, अब उस मेहनत के बदले में क्या अदर बिना कुछ मेहनत किए, बिना कोई काम किए आके उसका प्रॉफिट लें, उसका बेनिफिट लें, ये अच्छी बात नहीं है। इसको एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें, नीड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, बहुत ध्यान से बात आप समझिए। देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय या कोई भी पढ़ाई करते समय जितना आप क्यों, क्या, कैसे, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन सभी चीजों से जितना डील करेंगे उतना ज्यादा उस कॉन्सेप्ट की कमांड आपकी बढ़ती जाएगी। तो नीड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी, बताइए। नीड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। आइए जुड़ जाइए सभी लोग, फटाफट ज्वाइन करिए, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम कहें कि एक पार्टनर एक्स था, एक पार्टनर वाई था, ये आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, किस रेशियो में, 2:1 में। इनके बीच में क्या हुआ, रिकंस्टिट्यूशन हुआ। सर रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है,
रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप के अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते हैं तो उसको रिकंस्टिट्यूशन कहा जाता है। तो अगर इनके बीच में रिकंस्टिट्यूशन हुआ, अब कल हमने आपको क्लास में बताया था कि रिकंस्टिट्यूशन में क्या क्या बातें हो सकती है। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब रिकंस्टिट्यूशन होगा, नंबर 1। दूसरा, किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तब रिकंस्टिट्यूशन होगा, रिटायरमेंट होगा तो रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है, डेथ हो सकता है, मर्जर एंड डीमर्जर, ये सारे केसेस किसके हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केसेस हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन के केस में सपोज करिए एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर पार्टनरशिप में बनने जा रहे हैं। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए। एक छोटा सा पौधा लगाया 2 पार्टनर ने, एक्स और वाई ने। इसको धीरे धीरे मेहनत करके क्या किया? बड़ा किया। और भी ये धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा। ढेर सारे क्या देने लगा? फल। ढेर सारे इसमें फ्रूट्स आने लगे। अब बताइए पेड़ लगाने वाला कौन था? एक्स और वाई। लेकिन आज की डेट में एक तीसरा पार्टनर शामिल होने जा रहा है जिसका नाम क्या है? जेड। क्या एक्स और वाई को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए? एक्स वाई जेड तीनों का। जेड अगर यहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है तो डायरेक्ट वो क्या लेगा? प्रॉफिट लेना शुरू करेगा, यानी फ्रूट्स में उसको शेयर मिलने लगेगा। लेकिन इससे पहले की जो एडिशनल मेहनत है वो कौन किया? एक्स और वाई किया। तो गुडविल का इसीलिए वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुडविल यानी फर्म की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, और फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी अगर आज हमको पता चल जाएगी किसी बिजनेस की, तो हम ये जान पाएंगे कि इस बिजनेस को फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होने वाला है। उसका बेनिफिट जो पहले के पार्टनर होंगे, जो प्रायर पार्टनर्स होते हैं, उनको हम बेनिफिट्स दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है? पहले से जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने मेहनत करके बिजनेस को आगे बढ़ाया, उसको बेनिफिट हम दे पाएंगे। बात आप समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुडविल के बारे में कल अगर हम बात कर रहे थे, अब अगर हम नीड के बाद अगर हम बात करें कि गुडविल का मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड क्या होना चाहिए? बताइए। कल हमने कहा था अगर आपकी क्रेडिट हमको जानना हो कि आपकी कितनी क्रेडिट है, आपकी कितनी वैल्यू है, तो अगर हम आपकी क्रेडिट या वैल्यू अगर जानना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैसे ही बिजनेस की अगर हम क्रेडिट या वैल्यू जानना चाहते हैं, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कितनी, अगर इसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ हमको बात करना है। अगर हम आपके कहें, आप अपने जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें कैसा परफॉर्म करेंगे, अगर इसका हमको पता करना हो, तो क्या हम आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को जानने के लिए आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल। अगर 12th क्लास में आप कितना परसेंटेज मार्क्स पाने वाले हैं, इस चीज को हमको एस्टिमेट करना है, इसका अनुमान लगाना है, तो सीधी सी बात है, इसका अनुमान लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको आपकी पिछली क्लासेस में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही इसको चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली बिजनेस की अगर हम फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी जानना चाहते हैं कि बिजनेस फ्यूचर में कितना पैसा कमाएगा, तो बिजनेस ने पास्ट में कितना पैसा अर्न किया, इस चीज को हमको क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, कल जो टॉपिक से हम लोग डील किए हैं उसके बारे में फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं। कल हम लोगों ने मीनिंग ऑफ गुडविल देख लिया था। उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ गुडविल में हम लोगों ने देखा था गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, इसको छू और देख नहीं सकते, बस इसको रियलाइज कर सकते हैं, और वैल्यूएबल भी है। वैल्यूएबल का मतलब होता है इसको फिक्टिशियस नहीं मानेंगे आप। क्या नहीं मानेंगे? फिक्टिशियस। सर फिक्टिशियस का क्या मतलब होता है? फिक्टिशियस का मतलब इसको काल्पनिक संपत्ति नहीं मानना है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और कुछ ना कुछ वैल्यू होने का मतलब है इसको मार्केट में बेचा जाएगा तो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो सीधी सी बात है, ये हमारी वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, और ये हमारी क्या? अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करता है गुडविल। और क्या कहता है? कह रहा है इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल की वैल्यू होती है वो लगातार बदल सकती है। ध्यान रखिए कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना क्या है? जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हमने कहा इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस बेच रहे हैं
तभी ये ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। अदरवाइज कोई पार्ट अगर हम बेच रहे हैं तो वैल्यूएबल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा खासा नेम एंड फेम वाला बिजनेस चल रहा है, जिसकी खूब अच्छा खासा नाम है सोसाइटी में, अगर उस बिजनेस के नाम पे हम भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं कि उसने जितना प्रॉफिट कमाया, उसका जितना बेनिफिट हो रहा है, उतना ही बेनिफिट हमको भी हो पाए। तो कहने का मतलब जब पूरा का पूरा उसको बंद करके उसकी जगह हमने स्टार्ट किया उसी नाम से, तब हम ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे, तब गुडविल की वैल्यू ज्यादा मानी जाती है इन कंपैरिजन टू अगर हम पार्टली उसको परचेज करते हैं तो। चलिए, कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। इंपॉर्टेंट है, गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसको एस्टिमेट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? कुछ फैक्टर्स हैं, उनको कंसीडर करते हुए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। इसका गुडविल का वैल्यूएशन होता है जो कि एस्टिमेटेड बेसिस पे किया जाता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स के बाद की हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल में अगर हम देखें तो हम लोग बात कर लिए थे कल कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कैसा होगा, मार्केट की सिचुएशन क्या है, स्पेशल एडवांटेज क्या क्या बिजनेस को मिले हुए हैं। ये सारी बातें असर करती हैं, अफेक्ट करती हैं गुडविल की वैल्यू को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल में ये सारी बातें आ गई थी। फिर अगर हम टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करें तो कल दो तरह की गुडविल की बात किए थे। एक क्या था? परचेज्ड गुडविल था और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल था। परचेज्ड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। ध्यान से आप बात देखिए, AS 26 के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बताता है? अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। क्या बताता है? अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होगी? वो AS 26 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में मेंशन है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि परचेज्ड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज जो दूसरी गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, अब आज के टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या बातें कह रहा है? सबसे पहली बात आप देखिए यहां पे, कह रहा है सिंस गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली कैलकुलेट इट्स वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। अगर हम कहें कि क्या, क्वेश्चन आता है कि क्या गुडविल को एक्यूरेटली या एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा नो। एग्जैक्टली गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली या एक्यूरेटली। गुडविल को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड मे डिफर फ्रॉम अनदर मेथड। एक मेथड से अगर गुडविल कैलकुलेट होता है, सर हमने बचपन में पढ़ा था मैथ्स में कहा जाता है कि चाहे जिस मेथड से आंसर लाएंगे सारे आंसर क्या रहेंगे? सेम। चाहे जिस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा आंसर सेम होंगे। बट अकाउंटिंग के रेफरेंस में, अकाउंटेंसी में ऐसा अप्लाई नहीं होता है। हर मेथड से अलग अलग आंसर आते हैं क्योंकि अकाउंटेंसी मैथ्स वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथ्स से डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बताइए, हमने कहा कि किसी भी गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स के बारे में बात करने जाए। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे पहला मेथड कौन सा है? सर सबसे पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप बताइए एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। आप बताइए, अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को हम चेक करना चाहते हैं तो उसने पास्ट में के कुछ ईयर्स में कितना प्रॉफिट कमाया, इसके बेसिस पे तय कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल तय कर सकते हैं अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारी पास्ट परफॉर्मेंस या हमारी पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हम फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी या फ्यूचर प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं।
आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले फटाफट फॉर्मूला हम लोग बताएंगे, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। प्रैक्टिस से ही आप एग्जामिनेशन में अपनी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव कर पाएंगे। चलिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स यहां पे मिसिंग है, क्या, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर क्या, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उसको ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर सर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करें। नंबर ऑफ ईयर्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब आप समझिए, नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है कि ये एवरेज प्रॉफिट, अगर 5 साल का, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट किसी फर्म का, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 60,000 रुपए आ रहा है, इसका मतलब पिछले 3 साल 5 साल में ऑन एवरेज फर्म ने कितना पैसा कमाया, बिजनेस ने कितना पैसा कमाया, 60,000 रुपए कमाया। ये 60,000 रुपए आने वाले कितने ईयर्स तक कमाता रहेगा, अर्न करता रहेगा, यही क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। तो कितने साल उसको लगे ये एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। मतलब फॉर्मूले की अगर बात करें तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स क्या, परचेज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा मेथड क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं। चलिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझते हैं। जिसने अभी तक नहीं इस चीज को समझा होगा, एग्जाम दे दिए हैं आप बोर्ड एग्जाम, लेकिन अगर इसका मतलब नहीं समझ में आया है तो यहां पे आज आप समझ जाएंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, आइए बात करते हैं उसके बारे में कि क्या होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए नाम से पता चल रहा है क्या, वेट लगा हुआ है। अगर किसी प्रॉफिट को किसी वेट दे दिया जाए, वेट मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया जाए। अगर हम कहें कि हमारे बिजनेस का जो ईयर है वो ईयर कौन कौन सा है, 2010, 2011, 2012, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, 40,000, 40,000 और कितना 60,000। अब आप बताइए क्या तीनों ईयर्स का प्रॉफिट अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल। क्या तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। अगर हम यहां पे स्टैंड कर रहे हैं, कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, 2013 में, 2013 में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो 3 साल का, पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 50,000, 40,000, 60,000 दिखा रहा है। अगर हम कहें कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे, क्योंकि पिछले साल ज्यादा, अभी करंट पोजीशन जो हमारी है वो पिछले साल से ज्यादा तय होगी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर हमारे लिए क्या हो जाएगा, 2012। और उसके बाद अगर कहें कौन सा हो जाएगा, 2011, और उसके बाद कौन सा, 2010। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक वेट दे देंगे। वेट मतलब एक भार दे देंगे, इसको एक वजन दे देंगे। कहते हैं किसी भी चीज का वजन बढ़ाना, तो इसका वजन बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, वेट अगर देना है तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया जाएगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा वेट दिया जाएगा वो लेटेस्ट ईयर को दिया जाएगा, उसके बाद कम, उसके बाद और कम। तो अगर 3 साल है तो सबसे ज्यादा वेट इनको दिया जाएगा, फिर इनको, फिर इनको। अब अगर हम कहें कि प्रोडक्ट निकालना हो हमको, प्रोडक्ट, तो सर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू वेट। अगर प्रॉफिट और वेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50,000,
ये कितना हो जाएगा 80,000 और ये कितना हो जाएगा 1,80,000। तो कहने का मतलब हमने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। अगर हम प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। और प्रोडक्ट निकालने के बाद हमको सीधे सीधे क्या करना है, प्रोडक्ट निकालने के बाद हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, या कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। जितना हमारे वेट्स हैं उनका टोटल कितना आ रहा है और प्रोडक्ट का टोटल कितना आ रहा है, अगर दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी WAP वैप आ जाएगा। और वैप को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या अमाउंट आ जाएगा, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बताइए, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों से फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला दोनों हम लोग का क्लियर हो गया। आगे जो अगला मेथड है वो कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। लगता है एक मिस हो गया क्या, ठीक है। कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए सुपर प्रॉफिट के बारे में समझते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन या वैल्यूएशन गुडविल। अच्छा, हिंदी में पढ़ा दिया करें, ठीक है, हिंदी आपको बताते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, जहां आपको दिक्कत होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, अकाउंट्स में जब न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हिंदी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सारी चीजें आपको इंग्लिश में पता होती हैं, या आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरीके से ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे, सुपर प्रॉफिट मेथड से अधिलाभ विधि के माध्यम से। अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिलाभ, यानी लाभ के ऊपर जो लाभ होता है उसको क्या कहा जाता है, अधिलाभ कहा जाता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का मतलब समझते हैं, ठीक है। सर बताइए, अधिलाभ का अर्थ क्या है। अधिलाभ, इस अधिलाभ का अर्थ होता है कि जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करिए एक मार्केट में एक बिजनेस का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, 4 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। ये सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लगभग बराबर का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और ये कुछ ज्यादा अर्न कर रहा है। सपोज करिए इन सभी का जो प्रॉफिट आ रहा है लगभग कितना आ रहा है, 60,000 के आसपास आ रहा है, और इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 80,000 आ रहा है। तो कह सकते हैं जो 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है इन कंपेरिजन टू अदर फर्म्स या अदर बिजनेस, वो क्या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। द प्रॉफिट ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। आइए, क्या नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक किसी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक ही तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइंड तरीके से क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री कहा जाता है। तो अगर किसी एक इंडस्ट्री में नॉर्मली जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है या फेयर रेट ऑफ रिटर्न है या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, वो अगर मान लीजिए 10% है, तो ऐसा माना जाता है, कैसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आके अगर पैसा लगाएगा तो उसको जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है वो लगभग 10% प्रॉफिट होगा। मतलब अगर वो 1 लाख रुपए लगाएगा तो उसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये एक्सपेक्टेड फेयर या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के तौर पे देखा जाता है। क्या बताइए, जितनी एक्सपेक्टेशंस है उतना ही प्रॉफिट हम अर्न करते हैं मार्केट से? नहीं।
अगर हमने मैनेजमेंट की इफिशिएंसी को ध्यान दिया, मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को ध्यान दिया, अपने सारे स्टेक होल्डर्स के प्रॉपर बेनिफिट्स को ध्यान में रखा, तो हो सकता है हम नॉर्मल जो प्रॉफिट आता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर 4-5 जूस की दुकानें हैं, क्या सभी एक ही तरीके का प्रॉफिट कमाते हैं? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देके या कुछ पर्सनल टच के बेसिस पे या क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा के कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। इस वजह से उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ कहा जाता है। द प्रॉफिट अर्न्ड ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट जो होता है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। चलिए, अगर हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तब हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं फटाफट। अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने जा रहे हैं, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, बताइए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट। क्या कह सकते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सामान्य लाभ हो जाएगा क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड, निवेश की गई पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या? इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लाभ की सामान्य दर, ठीक है। कितना हो जाएगा? अपॉन 100, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पूंजी कितनी निवेश की गई। तो आपको पता है, बेसिक में एकदम जाइए, एकदम बेसिक में बचपन में आपने पढ़ा। बचपन का मतलब क्या? जब कॉमर्स पढ़ना शुरू किए थे तो कैपिटल बराबर होता था क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ लायबिलिटी का कनेक्शन किससे है? आउटसाइडर्स लायबिलिटी से है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर हो जाएगा क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और लायबिलिटी का मतलब क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आइए हम बात करते हैं। थर्ड नंबर पे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब बताइए तीसरे नंबर पे सुपर प्रॉफिट की बारी आती है। सुपर प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? सर ये तो क्या है? बाएं हाथ का खेल है मेरे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए मैं अकाउंट्स आपको पढ़ना नहीं सिखा रहा हूं, अकाउंट्स को जीना सिखा रहा हूं, कैसे आप अकाउंट्स को जिए। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। हमने आपको मीनिंग बताया था सुपर प्रॉफिट की, क्या बताया? द प्रॉफिट अर्न ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो जितना हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है और जितना नॉर्मल प्रॉफिट है, दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना हमने प्रॉफिट कमाया उसी को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। और चौथे फॉर्मूले में गुडविल का जो फॉर्मूला हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? सुपर प्रॉफिट एसपी इंटू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट से तो हमारा क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा।
तो कुल मिला के हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से जब भी गुडविल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, फिर अगर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर उसके बाद गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हमने गुडविल निकाल लिया तो अगला जो मेथड आता है वो क्या आता है, कैपिटलाइजेशन मेथड आता है। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कैपिटलाइजेशन मेथड को समझते हैं। पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा, पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा, आइए उसको समझते हैं। चलिए कैपिटलाइजेशन मेथड से समझने के लिए, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड समझने के लिए आप एक बात समझिए। क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को आप समझ चुके हैं, एनआरआर जिसका हमने बात किया, लाभ की सामान्य दर, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग समझना है आपको, फॉर्मूले पे नहीं जाना, इसकी मीनिंग समझना है। अगर इसकी मीनिंग की बात करें, एनआरआर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है अगर ये 10% दिया हुआ है, इसका मतलब है अगर फर्म में मैं 100 रुपए लगाता हूं तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं, कि अगर मैं 100 रुपए लगाता हूं तो अगर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। क्या इसको दूसरे तरीके से, दूसरे एस्पेक्ट में हम लोग सोच सकते हैं, दूसरा पहलू सोचते हैं कि अगर मैं 10 रुपए कमाना चाहता हूं या चाहती हूं, अगर मैं 10 रुपए अर्न करना चाहता हूं तो हमको कैपिटल कितना लगाना पड़ रहा है, 100। चलिए कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट को क्या किया जाता है, कैपिटलाइज्ड किया जाता है। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड में जो पहला पार्ट होता है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एपी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, ए में क्या निकालेंगे हम लोग, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या इसको दूसरे रेफरेंस में कह सकते हैं क्या, सीवीएपी। तो सीवीएपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, एनआरआर। यहाँ पे एनआरआर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वही बात यहाँ पे आ गई कि अगर 10 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 100 रुपए की जरूरत है तो 1 रुपए कमाने के लिए कितना हो जाएगा, 100 अपॉन, ये रेट क्या है हमारा, एनआरआर है। ठीक है, तो जो भी हमारी एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना हमको लगाना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। कहने का मतलब जो ये फॉर्मूला बना है वो यूनिटरी मेथड, एक एक नियम के आधार पे हमारा फॉर्मूला बना हुआ है कि कैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हमारा जो औसत लाभ है उसका पूंजीकरण कैसे किया जाएगा, 100 अपॉन एनआरआर यानी सामान्य दर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आइए बी पे आते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बाद हम अगर निकालना चाहते हैं क्या, गुडविल की वैल्यू, तो बी नंबर पे हम लोग गुडविल बराबर हो जाएगा, गुडविल बराबर हो जाएगा CVAP माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो हमारे बिजनेस में निवेश की गई पूंजी है उसको माइनस कर देंगे पूंजीकरण वाले लाभ में। तो पूंजीकृत किए गए लाभ में या पूंजीकृत किए गए औसत लाभ में अगर हम हमारी वास्तविक पूंजी जो व्यवसाय की है उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल का वैल्यू आ जाएगा एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अगर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट अगर हम समझने की कोशिश करें, कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा जो पार्ट है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट
बताइए, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप सीख चुके हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा वो आपको पहले से पता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाएगा। तो सीधे सीधे यहां फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इज इक्वल्स टू जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट का अमाउंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, डिवाइड बाय NRR। ठीक है, इसको और भी अगर हम लोग करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, SP अपॉन NRR। अब बताइए NRR किस में रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, तो सीधी सी बात है भाई फॉर्मूला हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, NRR। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो जाएगा किसका, गुडविल का वैल्यूएशन का। ये मैथमेटिकली फॉर्मूला कैसे बन रहा है उसको भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला क्या करना है, आपको समझना है। क्योंकि फॉर्मूला जब आप समझे रहेंगे तो फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना फालतू दिमाग में तनाव देना पड़ेगा कि नहीं कैसे एग्जाम टाइम याद हो। तो फॉर्मूला आपको इजीली याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फॉर्मूला कब याद होगा इजीली, जब आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग हो, फॉर्मूला बन कैसे रहा है। हमने आपको हमेशा बताया कि नॉर्मली किसी भी सब्जेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं वो ह्यूमन रेशनल माइंड पे बेस्ड होते हैं। तो ह्यूमन रेशनल माइंड का यूज करके काफी कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी समझ सकते हैं, क्योंकि वो उसी पे बेस्ड होते हैं। अगर हमने एवरेज प्रॉफिट समझ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को समझ लिया, तो आइए अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हमको कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पहले से जान रहे थे क्वेश्चंस पे आ जाएं वो, ठीक है। राज आर्यन क्या हालचाल है, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। 4 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लिए सर। 4 मेथड कैसे, पहला एवरेज प्रॉफिट में 2 हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा क्या हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। 2 हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है, इसको आइए फटाफट करते हैं, देखते हैं कौन आंसर करता है। कह रहा नेचर ऑफ गुडविल, कल हमने बताया था और आज भी रिवाइज कराया आपको। नेचर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल में हमने कहा था क्या गुडविल का नेचर है, क्या गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स है, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, या करंट एसेट्स है। बताइए गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। आंसर आ रहा है हाँ, हाल चाल बताना ज्यादा जरूरी है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो यहां पे, ठीक है। आओ क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि नेचर ऑफ गुडविल क्या है, तो अनुपमा ने आंसर किया है क्या, फर्स्ट का ए, इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको टच ना कर सकते हैं ना देख सकते हैं, इसको केवल रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स है। सर क्या इंटेंजिबल एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, आप बताइए क्या ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है कि नहीं होता है। अरे ये क्या हो गया, बताइए क्या ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है कि नहीं है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स। तो ये नॉन करंट एसेट्स भी है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स के अंडर में ही इंटेंजिबल एसेट्स आता है, इसलिए नॉन करंट एसेट्स भी है और इंटेंजिबल एसेट्स भी है। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट्स जिसको मार्केट में बेचने पे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ऐसी एसेट्स जिसको मार्केट में बेचने पे कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, उसको क्या कहा जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स या काल्पनिक संपत्ति कहा जाता है। तो गुडविल एक काल्पनिक संपत्ति नहीं है, एक वास्तविक संपत्ति है, क्योंकि इसको मार्केट में अगर बेचते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसके बदले में मिलती है। अच्छा हाँ, आंसर तो किया, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एसेट्स है गुडविल, और करंट एसेट्स भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है नॉन करंट एसेट्स है या लॉन्ग टर्म एसेट्स है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर करिए सभी लोग, दिमाग का इस्तेमाल करें कॉन्करेंट तरीके से, साथ साथ मेरे जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और समझेंगे। बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, अभी का अभी पूरी 100% तरीके से फाइनल टच देते हुए पढ़ाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
कह रहा है कौन सा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। पहला ऑप्शन कह रहा है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कह रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड, ऑल ऑफ दीज। क्या अभी आपने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा, उसमें एवरेज प्रॉफिट नाम आया था? हाँ आया था। सुपर प्रॉफिट नाम आया था? हाँ ये भी था। फिर उसके बाद क्या कैपिटलाइजेशन मेथड था? हाँ ये भी था। तो सर सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, डी ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सही आंसर है। कृति का भी सही है, अनुपमा का भी सही है, डी। सेकंड का डी ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि सारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हैं ये। ठीक है, हाँ सभी ठीक है। ए बी सी में फटाफट आंसर करना है आपको कि कौन सा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन सा फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करता है? नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन, ऑल ऑफ दिस। क्या बिजनेस का नेचर, कितना बड़ा बिजनेस है, कितना छोटा बिजनेस है, किस तरह का गुड्स या किस तरीके की कमोडिटी से डील कर रहा है, ये क्या गुडविल के को अफेक्ट करता है? एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या क्वालिटी है, मैनेजमेंट कितने क्वालिटेटिव तरीके से हर एक स्टेक होल्डर के बेनिफिट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये भी गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करता है? क्या लोकेशन ये गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करता है? क्या ऑल ऑफ दिस? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द गुडविल। आंसर आ रहा थर्ड का डी, कृति और अनुपमा का 3 का डी। क्या हमने कल आपकी क्लास में नहीं बताया था, नेचर ऑफ बिजनेस भी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करता है? बिल्कुल। किस तरह का नेचर है? अगर हम ऐसी कम्युनिटी से डील कर रहे हैं जिसकी अभी नीड है, जैसे अगर हम बात करें कि ठंडियों में हम लोग क्या ब्लैंकेट या स्वेट शर्ट की बात करें, फिर बारिश के समय, रेन के समय हम लोग क्या, अगर हम बात करें क्या रेन कोट या अम्ब्रेला छाते की बात करें, तो इस तरीके के बिजनेस या नेचर ऑफ बिजनेस गुडविल को अफेक्ट करते हैं। इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट तो होगा ही होगा, लोकेशन तो होगा ही होगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। राज आर्यन सही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा फाइंड आउट दो सिचुएशंस विच क्रिएट नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। क्या जरूरत है, जब सिचुएशन बताइए, कौन सी सिचुएशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है? नहीं, क्वेश्चंस कैसे पहले से अवेलेबल होगा किसी के पास? और ठीक है, अवेलेबल हो तो उससे क्या लेना देना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो अवेलेबल ही होंगे। यहां पे आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, कोई मतलब नहीं, आप यहां पे अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए। कह रहा फाइंड आउट दो सिचुएशन, किस सिचुएशन में गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत है। हमने कहा था कि गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कब है, जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा। अब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब कब होता है? कह रहा है व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल ये भी होता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इनटू पार्टनरशिप फर्म, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है। कह रहा है व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप, कोई अगर पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज आल्सो पार्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि क्या सभी सिचुएशन में, दी गई इस तीनों सिचुएशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि चेंज इन पीएसआर केस में गुडविल का वैल्यूएशन ना होता हो? होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होगा तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा, क्योंकि जब जब टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होंगे, रिकंस्टिट्यूशन होगा, ऐसे सिचुएशन में गुडविल का वैल्यूएशन कंपलसरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा फाइंड आउट दैट गुडविल विच इज अकाउंटेड फॉर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके बारे में बताता है? अभी अभी मैंने क्लास में डिस्कस किया था इसको। चलिए बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे डील करता है या किससे रिलेटेड है, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बताइए आप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंटेंजिबल एसेट्स। और क्या गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है कि नहीं है? हाँ, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, इसलिए यहां पे
इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंशन किया गया है। कह रहा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किस चीज को अकाउंट किया जाता है? क्या परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है? इसका आंसर इंपॉर्टेंट है, करिए। रीजन आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा परचेज गुडविल को दिखाया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, दोनों को दिखाया जाता है। गुडविल ब्रॉट इन बाय अ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर गुडविल लेके आता है तो क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? राज आर्यन का परचेज गुडविल सही आंसर है, क्योंकि हमने आपको बताया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी नहीं दिखाया जाएगा। बोथ वाला तो ऑप्शन होगा ही होगा नहीं। और गुडविल जो पार्टनर लेके आता है उसको कहीं ना कहीं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके लिए गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं किया जाता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से देखें तो कौन सी गुडविल शो होती है? केवल परचेज्ड गुडविल को दिखाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो 5 का ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल यहां पे करना पड़ेगा। कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर, फर्स्ट ईयर का 6000 बता रहा है, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का 4000, थर्ड ईयर का कह रहा है 2500। इसके बाद ब्रैकेट में कुछ बात बता रहा है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल इनकम के बारे में बता रहा है। जब भी एवरेज, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहां पे पहले, जब भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, आप बताइए किसी भी बिजनेस का जब भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा और क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट, इनकम या गेन दिया है या एबनॉर्मल लॉसेस दिया हुआ है, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉसेस इस तरह की कोई चीज मेंशन है तो पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। कोई भी अगर नॉर्मल वर्किंग में, अगर किसी बिजनेस की नॉर्मल वर्किंग में कोई लॉस होता है तब तो उसको नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। लेकिन अगर कोई लॉस होता है किसकी वजह से? केयरलेसनेस की वजह से, कोई लापरवाही करने की वजह से। जैसे सपोज करिए प्रॉपरली जो हमारी मशीनरीज थी उनको बंद नहीं किया गया, उनकी स्विच ऑफ नहीं किए गए, जिसकी वजह से मशीनरी में शॉर्ट सर्किट हुआ और मशीनरी पूरी तरह से डैमेज हो गई। बताइए ऐसा लॉस किसकी वजह से हुआ? क्या केयरलेसनेस की वजह से हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लॉसेस जिनको बचाए जा सकते थे या जिनको रोका जा सकता था उनको एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। ऐसे लॉसेस जिनको नहीं रोका जा सकता, जो होंगे उनको नॉर्मल लॉस कहा जाता है। इस तरीके से एबनॉर्मल गेन भी होता है। ऐसे लॉसेस जो एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अगर ऐसी इनकम जो अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है उनको एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। तो आइए यहां पे हम लोग एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन होगा, ऐसे सिचुएशन में अगर एबनॉर्मल लॉस है तो बताइए क्या एबनॉर्मल लॉस बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? तो एबनॉर्मल लॉसेस को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और एबनॉर्मल गेन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस में जब भी गुडविल निकाल रहे हैं तो नॉर्मल फंक्शनिंग से, नॉर्मल फंक्शनिंग या जो बिजनेस का रेगुलर वर्क है उसकी वजह से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एबनॉर्मल अगर गेन होगा तो उसको माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आइए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है क्या? सबसे पहले बताइए गुडविल कह रहा है 3 इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना बता रहा है? 3। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बताइए एवरेज प्रॉफिट बराबर पहले साल का प्रॉफिट कितना बता रहा है? 6000, लेकिन 6000 में एबनॉर्मल गेन कितना है? 2000, तो 6000। बताइए एबनॉर्मल गेन क्या हो जाएगा? माइनस 2000 प्लस दूसरे साल का 4000 कर रहा है, एबनॉर्मल लॉस कितना बता रहा है? 3000, तो उसको भी ऐड कर देंगे। 4000 प्लस कितना? 3000 प्लस तीसरे साल का जो प्रॉफिट बता रहा है वो 2500, लेकिन 2500 में एबनॉर्मल इनकम कितनी है? एबनॉर्मल इनकम को माइनस किया जाता है तो 1500 उसको माइनस कर देंगे। ये हमारा अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3।
तो 6,000 में 2,000 माइनस करेंगे 4,000 और 4 4 4 3 7 7 4,000 पर 7,000 कितना 11,000 हो गया। और 11,000 में 1,500 रुपए ये भी अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है 1,000। तो 12,000 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 4,000। और अगर गुडविल के फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बता रहा है 3 साल। तो 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12,000। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 6 का सही आंसर क्या है बी। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा यहां पे कितना दिया हुआ है 3। तो कितना हो जाएगा 4,000 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 12,000, जो कि हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 12,000। आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कितना बता रहा है इस 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना ऑन कैपिटल बता रहा है कितना 15%। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ कितना 48,000। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बताइए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले सर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर दूसरे पे क्या निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, फिर तीसरे पे क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट और फिर चौथे पे क्या निकालेंगे गुडविल। चलिए फटाफट इस रूल को फॉलो करिए, फटाफट इस रूल को फॉलो करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट फिर नॉर्मल प्रॉफिट फिर सुपर प्रॉफिट और फिर गुडविल कैसे निकलेगा। अभी आपकी जल्दी ही 2 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। कोशिश करते हैं कि 2 घंटे की क्लास करें ताकि फटाफट आप क्या कर सकें अपने सिलेबस को कवर कर सकें। चलिए यहां पे एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है बिजनेस का, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट कितना बता रहा है 48,000। कभी कभी एक्चुअल प्रॉफिट को ही क्या कहा जाता है एवरेज प्रॉफिट कहा जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल हमारा कितना बता रहा है 2 लाख इंटू रेट कितना बता रहा है 15%। तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा 20 से 20 कट हो जाएगा तो कितना 30,000। ये हमारा क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 48,000 माइनस 30,000। किसी ने आंसर किया 6 का आंसर, चलो ठीक है सही था। यहां 7th का किसी ने कैलकुलेट किया हो तो आंसर करे, नहीं तो मैं कर ही रहा हूं। 48,000 माइनस 30,000 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000 हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। और गुडविल बराबर क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा 18,000 और इस 18,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 3। तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54। 54,000 हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल और फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है 7 का एक कृति का सही है, ठीक है। और खुशबू ने भी सही आंसर किया। कैलकुलेट करिए, पेन पेपर का यूज करिए, पेन पेपर दिमाग तीनों का यूज करिए क्वेश्चन का आंसर करने में, तो ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा आपको, क्योंकि यही प्रैक्टिस ही आपको काम आने वाली कहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 7th के बाद 8th क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करें यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड की सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेट कर लिया। आगे आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है अ फर्म अर्न्स ₹1,20,000 एट इट्स एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट कितना बता दिया 1,20,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बता रहा है प्रॉफिट कितना 10% बता रहा है। एसेट्स फर्म की कितनी बता रहा है 14,40,000 और लाइबिलिटीज बता रहा है 4,40,000। फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। चलिए कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। क्या दिया हुआ है
हाँ दिया हुआ है सर एवरेज प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 1,20,000। और क्या बताइए 1,20,000 दिया हुआ है तो हम लोग CVAP निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? CVAP कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, तो 10 से 10 कितना हो जाएगा 12 लाख। और क्या बताइए क्या हमको कैपिटल एम्प्लॉयड पता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हमने बताया आपको? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स कितना बता रहा है 14,40,000, तो 14,40,000 माइनस 4,40,000 तो कितना आ गया 10 लाख आ गया, 10 लाख आ गया। अब गुडविल बराबर क्या हो जाएगा आप बताइए? एक्चुअल जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है या कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको माइनस कर देंगे CVAP में, तो CVAP हमारा कितना आ रहा है 12 लाख, उसमें माइनस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल कितना 10 लाख, तो 10 लाख में अगर हम 12 लाख में 10 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 2 लाख। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 लाख। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 8th का D ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल जब भी निकालेंगे आप तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? या तो एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के मेथड से हम लोग कर रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट। एक चीज और, जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो करेंगे तो एज पर एवरेज प्रॉफिट और एज पर सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से गुडविल का अमाउंट क्या आएगा? सेम आएगा। हर मेथड से डिफरेंट आ सकता है, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में चाहे कैपिटलाइजेशन आप एवरेज प्रॉफिट करेंगे चाहे कैपिटलाइजेशन आप सुपर प्रॉफिट करेंगे, दोनों से आंसर क्या आने वाला है? वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। चलिए इतनी बातें हम लोग कर लिए हैं, इसको आप करिए और जो भी और भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे बताइए और उससे भी रिलेटेड डिस्कशन हो सके ताकि कोई भी चीज छूटे ना और बेहतर से बेहतर तरीके से हम तैयारी को कर सकें। तो जो भी इसका बेनिफिट लेने वाले हैं उनको आप इस वीडियो को उनके तक पहुंचाएं, शेयर करें, ठीक है। क्लासेस आपकी हो सकता है टाइमिंग बढ़ाया जाए या अभी कल हो सकता है क्लास आपकी ना रहे, बाकी उसके बाद क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। थैंक यू सो मच।